एंड वेलकम टू एनजेटी सर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के पहले चैप्टर फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका? फोर्स। चैप्टर 1 और इसका नाम है बेटे फोर्स। ठीक है, कुछ जगह पर हम आप इसको फोर्स एंड मोशन भी कह सकते हैं। फोर्स एंड मोशन। ये किस क्लास की बात हम आज करेंगे? आज हम बात करेंगे क्लास 9th के पहले चैप्टर फोर्स एंड मोशन के। ठीक है, आज हम पहली बार इस चैप्टर को लेके आ रहे हैं और आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमसे जो बच्चे जुड़े हुए थे वो क्लास 10th के थे, लेकिन अब हमसे वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो क्लास 9th में हैं। ठीक है, तो आज हम उनके पहले चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स। पहला टॉपिक क्या है? फोर्स। ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें तो किताबों में जो नॉर्मल डेफिनेशन लिख रखी है वो है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एकदम सही है और इस बात से हम एग्रीड भी करते हैं, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में आते हैं तो हमको आपको इस डेफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तो सुन लीजिए। वह बाहरी कारण जो 3 चीजों पर अफेक्ट डाले उसे हम फोर्स कहेंगे। वो 3 चीजें क्या है? पहली है शेप, दूसरा है साइज एंड तीसरा और आखिरी है बेटे पोजीशन। शेप, साइज एंड पोजीशन। एक चीज हम आप और ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन। इन 4 चीजों पर जो चीज अफेक्ट डालेगी वही क्या कहलाएगी? फोर्स। वह बाहरी कारण जो किसी भी बॉडी के शेप को, साइज को, पोजीशन को और डायरेक्शन को या तो बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, वह बाहरी कारण जो किसी भी बॉडी के शेप, साइज, पोजीशन और डायरेक्शन को या तो बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है, उसे फोर्स कहते हैं। एन एक्सटर्नल कॉज which changes or tends to change. An external cause which changes or tends to change shape, size, position and direction of an object called force. ठीक है, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। वह बाहरी कारण जो किसी भी बॉडी के इन 4 फैक्टर्स को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे फोर्स कहते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ फोर्स की, किसकी बात की जाए बेटे? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले जो 2 टाइप की बात करेंगे उसमें पहला है बैलेंस्ड फोर्स। पहला है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, और दूसरा कौन सा है बेटे? दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब हम जानते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अगर हम किसी बॉडी पर
दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन से फोर्स लगाए, ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा डायरेक्शंस की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ठीक है। इफ टू और मोर देन टू, इफ टू or more than two forces are acting on a body but they are unable to change its position, then the forces are said to be balanced force। जब किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हो लेकिन बॉडी की पोजीशन में कोई भी बदलाव ना हो, कोई भी चेंज ना हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है कि अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हों लेकिन बॉडी किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करे, मूव कर जाए, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम आप डिफाइन कर सकते हैं हम आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटे, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हो और उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हो वो जीरो हो जाए, तो बॉडी पर लगने वाले फोर्स क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। और अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तो फोर्स क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देयर रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, देन the force is said to be unbalanced force, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें और भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम आप उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। टेंशन फोर्स, टेंशन या रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड सो, बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारे टाइप के फोर्सेस है। एक एक करके जितने लिखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका बेसिक्स क्या रहे बेटे, क्लियर रहे। बेसिक्स आपका क्या रहे, क्लियर रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और आप अगर ऐसा कहेंगे तो वो एकदम गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो स्मॉल बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपसे आदमी फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी के बारे में, जिसको हम वेट भी कहते हैं, ठीक है, अगर कोई आपसे वेट की डेफिनेशन पूछे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पूछे या ग्रेविटी की डेफिनेशन पूछे, तो आप कहेंगे कि अर्थ किसी भी बॉडी को
जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट या ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो स्मॉल बॉडीज के बीच में लगता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात क्लियर होगी। अगला क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है या मूव करती है, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है या मूव करती है, तो उन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, जो कि क्या करता है? मोशन का अपोज करता है, उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब किसी बॉडी पर या जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश करती है, कोशिश कब करेगी? जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी है, ये इस बॉडी के ऊपर ऐसे रख दी गई है, जब तक इस पर बेटा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे चल के लोगों के दिमाग में आता है कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन तो रेस्ट में लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट में है, ना कि ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में है। इस बॉडी पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, मैंने उंगली रख दी, फोर्स लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि मेरे उंगली रखते ही ये चलने लगी। मैंने उंगली रखी, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब ये रेस्ट में है, तब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत हैं, कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन गलत भी नहीं पढ़ना समझना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो जो फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी इतना जानिए कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, तब जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब यहां फोर्स बिटवीन टू और मोर देन टू चार्जेस की बात हो रही हो, मतलब फोर्स बिटवीन चार्जेस की बात हो रही हो, तो हम उस फोर्स को क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देंगे। ठीक है, अगला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या है बेटे? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब दो पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर टेंशन फोर्स क्या है? धागा हमको आपको पता ही है, अगर हम आप किसी भी बॉडी को धागे से लटका दें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? फांसी लगा लेते हैं, तो वो जिस रस्सी से फांसी लगाते हैं उस रस्सी में क्या होता है? खिंचाव होता है। तो जब कोई लोग फांसी लगाते हैं तो टेंशन में कौन आ जाता है? रस्सी आ जाती है। ठीक है, तो वो जो एक्सटेंशन फोर्स है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर हैंग की जाती है, लटकाई जाती है, तो उस धागे, उस थ्रेड में क्या होता है? खिंचाव होता है। दैट खिंचाव इज टेंशन फोर्स। ठीक है, अगला क्या है बेटे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जब हम किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी पे रखते हैं, हम अपना इतना छोटा सा शरीर उठा करके चेयर पे रख देते हैं, तो हमारा जो वेट है, हमारा जो वेट है वो किधर जाना चाहता है? नीचे की तरफ जाना चाहता है। वो चाहता है कि उस चेयर के सरफेस को तोड़ करके कहां चले जाए? धरती पे चले जाए, अर्थ के सरफेस पर चले जाए। लेकिन जो प्लास्टिक है, जो चेयर का प्लास्टिक है, जो बेस है, वो क्या करता है? उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाता है। हमारा वेट नीचे की तरफ, चेयर का फोर्स
चेयर का सरफेस, जिस सरफेस पर अपन बैठे हैं वो किधर, ऊपर की तरफ लगता है। जो ऊपर लगने वाला फोर्स है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। आप नॉर्मल रिएक्शन को आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि ये एक सरफेस है, इस पर मैंने एक बॉडी रख दी, तो बॉडी का मास कितना है m, ठीक है। ये बॉडी का वेट किधर जाना चाहता है, नीचे की तरफ। वेट बोले तो W विच इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो इसी वेट के बराबर ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये वाला, इसी वेट के बराबर इस बॉडी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चूंकि वेट हमेशा नॉर्मली डाउनवर्ड एक्ट करता है और नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन हमेशा नॉर्मली अपवर्ड एक्ट करता है। जब तक ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, दोनों फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपस में बराबर होते हैं, तब तक ये बॉडी इस सरफेस पर टिकी रहती है, ठीक। अगर वेट ज्यादा तो बॉडी इस सरफेस को तोड़ करके नीचे चली जाएगी, और अगर वेट कम और नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो बॉडी इस सरफेस पर उछल जाएगी। जैसे हम आपको व्हील पहिए लगे वाली कुर्सी पे अचानक से धप से बैठ जाते हैं तो क्या होता है, हम आप उछल जाते हैं। क्यों, उस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन था वो क्या था, हमारे आपके वेट से ज्यादा था, इसलिए हम आप क्या हो गए, उछल गए। जैसे एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दीजिए तो बॉल क्या करेगी, हमारे आपके ग्राउंड से टकराएगी और क्या होगा, वापस आएगी, ऊपर आएगी। इसका मतलब है कि बॉल का जो वेट था वो नीचे की तरफ था, उस बॉल को हमने जब छोड़ा तो नीचे ले गया, लेकिन जब वो वेट अर्थ सरफेस से टकराया, हमारे आपके फर्श से टकराया, तो फर्श ने जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया वो वेट से ज्यादा था, और इतना ज्यादा था कि बॉल क्या हुई, उछल करके ऊपर आ गई, ठीक है। तो हमने आपने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, हमने आपने क्या किया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा, फोर्स क्या होता है, ये सब हमने आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। अगर हाँ तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।